एसकेवी कोचिंग में आप सबका स्वागत है। मैं अमरीश मिश्रा आज आप लोगों को द लिविंग वर्ड स्टार्ट कर रहा हूं, जो पहला चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी के बेसिक्स टर्म को पढ़ा था। अब हम लोग द लिविंग वर्ड को स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो तमाम तरीके की टर्मिनोलॉजी दी गई है, तमाम तरीके की बातें बताई गई हैं, उसको हम लोग सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा, आपको इस चीज की गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपका यहां से गलत नहीं होगा। बस ध्यान से आपको सुनना है। तो पहला चैप्टर आपका है द लिविंग वर्ड। लेकिन द लिविंग वर्ड से पहले आपके यहां एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट मायर। उनको हम लोग देखते हैं। अर्नेस्ट मायर क्यों? क्योंकि बायोलॉजी में एनसीईआरटी में किसी किसी चैप्टर के साथ साथ में साइंटिस्ट दिए गए हैं। साइंटिस्ट बेस्ड 1, 2 या 3 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। हम तो 2 क्वेश्चन का वेटेज लेके चलते हैं, लेकिन कभी कभी 1 या 2 या 3 पूछा जा सकता है। ये वेरी करता है कि कितना पूछा जाएगा, कितना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनको आपको जानना है, इनको आपको समझना है। द लिविंग वर्ड स्टार्ट करें। उसी से पहले ये साइंटिस्ट दिए गए हैं अर्नेस्ट मायर। देखिए अर्नेस्ट मायर के बारे में क्या बातें लिखी हैं। देखिए, जितने भी साइंटिस्ट पढ़ेंगे आपको उनका बर्थ कब हुआ, उनकी डेथ कब हुई, ये सारी चीजें ईयर आपको नहीं याद करनी है। आपको ये जानकारी करनी है कि उन्होंने क्या काम किया, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको हम लोग जानते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। अर्नेस्ट मायर के बारे में लिखा है 5 जुलाई 1904 को ये पैदा हुए केम्पटन में। ये केम्पटन कहाँ है? जर्मनी में है। और अर्नेस्ट मायर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी evolutionary biologist who has been called Darwin of the 20th century, 20वीं सदी के ये डार्विन कहे जाते हैं। और was one of the 100 great scientists of all time बताया गया है, जिनको जो 100 बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं उसमें से ये एक है। अर्नेस्ट मायर 20वीं सदी के डार्विन कहे जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है, तो आप बोलोगे अर्नेस्ट मायर को कहा जाता है। मायर ज्वाइंड हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस इन 1953 एंड रिटायर्ड इन 1975 बताया गया है। इन्होंने आर्ट फैकल्टी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी में और साइंस में ज्वाइन किया फैकल्टी में 1953 में और रिटायर हो गए 1975 में। अज्यूमिंग द टाइटल, इनको जिस नाम से बुलाया जाता था, जो टाइटल दिया जाता था, वो था अलेक्जेंडर एगाइज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। ये आपको ध्यान करना है कि इनको किस टाइटल से बुलाया जाता था या इनके लिए क्या टाइटल यूज किया गया। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको याद करना है। थ्रू आउट हिज नियरली 80 ईयर कैरियर, अपने 80 साल के कैरियर में इन्होंने जिस चीज पर काम किया, ही रिसर्च स्पेंड ऑरेंथोलॉजी, इन्होंने ऑरेंथोलॉजी पर काम किया। ऑरेंथोलॉजी का मतलब आपसे पूछा जाएगा तो बर्ड्स के बारे में बताया। ऑरेंथोलॉजी मतलब बर्ड्स के बारे में बताया, आपसे ये पूछा जाएगा। टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन के बारे में बताया कि हमारे सराउंडिंग में जो डायवर्सिटी है उसको कैसे क्लासिफाई किया जाए, किस बेसिस पर क्लासिफाई किया जाए, जिससे हम डायवर्सिटी को समझ सके, जान सके, उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। जो जियोग्राफी की बात करें, इस अर्थ पर, अर्थ के डिफरेंट एरिया में किस किस टाइप के एनिमल्स कहां कहां पाए जाते हैं, उसके बारे में इन्होंने स्टडी करके बताया, जो जियोग्राफी। एवोल्यूशन की बात करें, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, कौन सी स्पीसीज की ओरिजिन कहां से हुई है और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उसके बारे में इन्होंने बताया, जिसको एवोल्यूशन बोलते हैं। सिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी की एक ब्रांच है। सिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी की एक ब्रांच है, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसके बारे में बात किया। एंड द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी एंड जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी, और इन्होंने बायोलॉजी की हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी बताई कि बायोलॉजी को कैसे समझा जाए, बायोलॉजी आगे कैसे चलती है, बायोलॉजी कैसे आगे बढ़ती है, बायोलॉजी को कैसे पढ़ा जाए, इन सब के बारे में इन्होंने डिटेल में बात किया। मेनली आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यह पूछा जाएगा कि अर्नेस्ट मायर कहां से रिलेटेड थे, तो आपको बताएगा जर्मनी से। 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट मायर को कहा जाता है। अर्नेस्ट मायर को किस टाइटल से
उनको क्या टाइटल दिया गया? तो अलेक्जेंडर एगाइज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस कहा गया। और उन्होंने किन किन चीजों पर अपने 80 साल के कैरियर में वर्क किया? तो आप बताओगे ऑर्निथोलॉजी, बर्ड्स पर स्टडी किया, टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन पर स्टडी किया, जो जियोग्राफी यानी जो तमाम तरीके के एनिमल्स इस अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट एरिया में पाए जाते हैं उसके बारे में बताया, इवोल्यूशन, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया, सिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी की एक ब्रांच है जिसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है उसके बारे में बताया, और बायोलॉजी को कैसे समझा जाए, कैसे पढ़ा जाए उसके बारे में बातचीत किया। यह भी आपको जानना है। ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडली made the origin of species diversity the central question evolutionary biology that is it is today। इन्होंने बताया origin of species diversity के बारे में बात किया। तो कहने का मतलब species टर्म सबसे पहले अगर आया तो कहां से आया, कैसे आया, कैसे किसको सेम स्पीसीज का मेंबर बोला जाए उसके बेसिस पर। तो अगर आपको याद हो जब मैंने आपको बेसिक बायोलॉजी पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि स्पीसीज टर्म किसने दिया, तब आपने कहा था जॉन रे ने दिया, और मैंने कहा था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया, तो अर्नेस्ट मायर ने दिया। ऐसे कोई भी लोग जो लोग आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं वो सेम स्पीसीज के मेंबर होंगे। इस बात को किसने बताया? ये बताया अर्नेस्ट मायर ने। इसकी बात को आपको जानना है। ही आल्सो पायोनियर्ड द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। अगर आपसे पूछा जाए बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज के बारे में किसने बात किया, तो आपको बता अर्नेस्ट मायर ने बात किया। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया? अर्नेस्ट मायर ने दिया। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज क्या है? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज ये है कि ऐसी कोई भी स्पीसीज जो आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती है, दैट मींस अपने जैसी प्रोजनी प्रोड्यूस कर सकती हैं, दैट मींस अपने जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती हैं, इसका मतलब अपने जैसी संतान प्रोड्यूस कर सकती हैं, वही सेम स्पीसीज की मेंबर होंगी और उन्हीं को बोला जाएगा कि वही आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं। मैंने बार बार बताया है सेक्स में और रिप्रोडक्शन में डिफरेंस है। सेक्स अलग चीज है और रिप्रोडक्शन अलग चीज है। रिप्रोडक्शन हम तब बोलेंगे कोई कर पा रहा है जब अपने जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाएगा, अपने जैसी संतान प्रोड्यूस कर पाएगा या अपने जैसी प्रोजनी प्रोड्यूस कर पाएगा। तो जो लोग आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं क्या केवल वही संतान प्रोड्यूस कर सकते हैं? ये एक अलग का मुद्दा है। लेकिन इन्होंने बताया कि ऐसी कोई भी स्पीसीज जो इस अर्थ पर पाई जा रही है, सेम स्पीसीज के मेंबर वही होंगे जो आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ले जाएंगे, मतलब अपने जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर ले जाएंगे। उसको कहते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। यहां केवल बायोलॉजिकल स्पीसीज लिखा है। आपको जानना है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया, तो आप बताओगे अर्नेस्ट मायर ने। लेकिन स्पीसीज टर्म किसने दिया? जॉन रे ने। ये बात आपको ध्यान करके चलना है। मायर वाज अवार्डेड 3 प्राइज। मायर को 3 पुरस्कार भी मिला। रिगार्डेड एज, इसको ट्रिपल क्राउन कहा जाता है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है नीट में। आपको जानना है ट्रिपल क्राउन मतलब 3 पुरस्कार, 3 ताज किसे मिले, तो कहा जाता है इनको अर्नेस्ट मायर को मिला। पहला प्राइज है बाल्जन प्राइज। दूसरा है, ईयर नहीं याद करना भाई, मैंने बता दिया। अगर मैंने बोल दिया दैट मींस बोल दिया। ईयर आपको नहीं याद करना है, न पूछा जाएगा। बाल्जन प्राइज किसको मिला? अर्नेस्ट मायर को। इंटरनेशनल प्राइज किसको मिला? अर्नेस्ट मायर को। और क्रैफोर्ड प्राइज किसे मिला? अर्नेस्ट मायर को। ये 3 प्राइज हैं, इस साथ ट्रिपल क्राउन कहा जाता है। 3 प्राइज, तो ये आपको याद करना है। अब मैं आपको एक बार बता देता हूं कि अर्नेस्ट मायर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जर्मनी से रिलेटेड थे, 20वीं सदी के डार्विन कहे जाते हैं। 20वीं सदी के डार्विन कहे जाते हैं। इनको जो टाइटल दिया गया अलेक्जेंडर एगाइज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस से, इन्होंने किस पर काम किया? ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स, और आपसे बताया बायोलॉजी कैसे आगे पढ़ी जाएगी उसके बारे में बताया। इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया और इनको 3 पुरस्कार मिले। ट्रिपल क्राउन किसके लिए बोला जाता है? अर्नेस्ट मायर के लिए बोला जाता है। इंटरनेशनल प्राइज, क्रैफोर्ड प्राइज और बाल्जन प्राइज, ये 3 प्राइज किसको मिले? तो आपको बताना है अर्नेस्ट मायर को मिले। यहां से ये साइंटिस्ट जो आपको दिए गए हैं, ये आपको पहले चैप्टर में से स्टार्ट होने से पहले दिया गया है। अब हम पहला चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है उधर हम बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि पहला चैप्टर क्या है। पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड किसको कहा जाए?
सबसे पहले तो हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि लिविंग किसको कहा जाए। तो लिविंग किसको कहा जाए ये क्वेश्चन है, इसको भी बताएंगे। और इस लिविंग वर्ल्ड में कौन कौन लोग हैं, लिविंग वर्ल्ड हमारे यहाँ कितनी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब कितने वेरिएशंस हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज पाई जा रही हैं, उसको हम आपको समझाएंगे। और उस स्पीसीज को कैसे समझा जाए, कैसे जाना जाए और हर स्पीसीज तक कैसे पहुंचा जाए, उसके लिए क्या प्रोग्राम सेट किया गया और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीजें इस चैप्टर में डिस्कस की जाएंगी। द लिविंग वर्ल्ड। मैं आपसे एक चीज की गारंटी देता हूं, अगर आप एसकेवी चैनल पर हो और आप मुझसे पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी की कोई भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आएगी, और कोई भी लाइन ऐसी नहीं होगी जब मैं छोड़ करके आगे बढ़ूंगा। कई बार ऐसा होता है, टीचर पढ़ाते हैं, जो लाइन नहीं समझ में आती है उसको छोड़ करके बीच में गोल कर देते हैं, बात करते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता। ऐसी कोई भी लाइन नहीं होगी जो एनसीईआरटी की मैं डिस्कस ना करूं और मेरे डिस्कस कर देने के बाद वहां से आपका क्वेश्चन रुके, ये होने नहीं देंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए होगा। आइए हम चलते हैं द लिविंग वर्ल्ड पर। लिखा है हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। आपका लिविंग वर्ल्ड कितना सुंदर है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग। यहां पर जो तमाम तरीके की डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, ये जो तमाम तरीके की डाइवर्सिटी है कितनी अद्भुत है, कितनी प्यारी है। अरे वाह, एक ही फ्लावर है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर हैं। एक ही प्लांट है, एक प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ्लावरिंग हो रही है। इस अर्थ पर कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं। वाह, कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है हमारा ये लिविंग वर्ल्ड। इस लिविंग वर्ल्ड में कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग मिल रहे हैं। उनको समझना, उनको जानना, उन तक पहुंचना कितना अद्भुत, कितना प्यारा है। आइए देखते हैं हम लोग और समझते हैं। बस एसकेवी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, आगे जुड़ते रहिए हमारे साथ में और देखिए कितना जबरदस्त हम आपको लेकर के चलते हैं। हाउ वंडरफुल इज लिविंग वर्ल्ड, कितना सुंदर है लिविंग वर्ल्ड। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग, कितना ज्यादा अद्भुत है लिविंग वर्ल्ड। ऐसा बोल देना ही काफी नहीं है, उसका अर्थ बता देना ही काफी नहीं है। अमेजिंग है तो क्यों है, वंडरफुल है तो क्यों है ये लिविंग वर्ल्ड। इतना प्यारा कैसे हो सकता है लिविंग वर्ल्ड, क्यों बोला जा रहा है इस लिविंग वर्ल्ड को कि बहुत प्यारा है। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब क्या हुआ, हैबिटेट का मतलब क्या हुआ। कोई भी स्पीसीज जहां रहती है, जहां निवास करती है, जहां रिप्रोडक्शन करती है, वो उसका हैबिटेट कहलाता है, वो उसका वास स्थान कहलाता है, वो उसका निवास स्थान कहलाता है। हैबिट अलग है, हैबिट मतलब होती है आदत, हैबिटेट्स अलग है, मतलब निवास स्थान, वास स्थान, रिप्रोडक्शन वाली जगह, उसको बोलते हैं हैबिटेट। एकदम से क्लियर करते चलिए। लेकिन कहा गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी तब बोला जाता है जब जो नॉर्मल कंडीशन होती है किसी के भी रहने की, उसके अलावा भी किसी ऐसी कंडीशन में कोई भी स्पीशीज सर्वाइव कर ले जहां रह पाना नामुमकिन हो सबका, और उस हैबिटेट में कोई सर्वाइव कर ले जाए, उसे कहा जाता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट। आइए देखिए कैसा है हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम पाते हैं तमाम तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ऐसा हैबिटेट जहां हमारे आपके बस की बात ना हो रहना, वहां भी तमाम तरीके के स्पीशीज का पाया जाना, इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट कहते हैं। नॉर्मल से ऊपर उठ करके जो भी काम होता है उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहा जाता है। ऐसी जगह पर जहां हम आप रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, वहां भी तमाम तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं, तमाम तरीके की स्पीशीज पाई जाती है, उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट कहते हैं। जैसे बीट कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियन। क्या आप पानी में रह सकते हो और पानी के साथ साथ खारे पानी में रह सकते हो? वहां भी जो पानी पीना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है, उस पानी में रह लेना कितना मुमकिन होगा, ये सोच के एक बार देखो। कोल्ड माउंटेन, जहां लगातार बर्फबारी हो रही हो, जहां ठंडा हो, उस जगह पर ठंडक पड़ती है, 4 मंथ रह पाने में दिक्कत होती है, लेकिन वहां पर भी रह लेना कैसा होता होगा। फ्रेश वाटर लेक्स, पानी के अंदर रह लेना
डेजर्ट, डेजर्ट में रह लेना, जहां सूखा हो, जहां पानी ही बहुत कम अमाउंट में हो, बहुत कम मात्रा में हो, वहां भी सरवाइव कर लेना। सोच के देखना एक बार, दिल दहल जाएगा आपका। दिल है ना आपके पास, है कि नहीं है? अरे कहो तुम्हारे पास तो बहुत है। तुम्हारा दिल तो ऐसा है कि तुम दिल फेंक हो। तुम्हारा दिल तो ऐसा है कि तुम दिल फेंक हो। तुम्हारा दिल तो हमको लगता है 400 बार धड़कता है। ऐसा दिल रखे हो ना, बंद कर दो ऐसे दिल को रखना। 400 बार मत धड़काओ। आओ इधर देखो, डेजर्ट में रह लेना, हॉट स्प्रिंग में रह लेना, गर्म झरनों में रह लेना, लीव अस स्पीचलेस। सचमुच जब ये सोचते हैं कि कोई डेसिडुअस फॉरेस्ट में रह सकता है, कोई कोल्ड माउंटेन में रह सकता है, कोई ओशियन में रह सकता है, कोई फ्रेश वाटर लेक्स में रह सकता है, कोई हॉट स्प्रिंग में रह सकता है, कोई डेजर्ट में रह सकता है, तो सचमुच डेजर्ट मतलब वैसे हिंदी में तो रेगिस्तान कहते हैं, लेकिन कॉमनली आप समझो कि जहां पर पानी का अमाउंट, वाटर का अमाउंट ना के बराबर हो, डेजर्ट कहलाता है। जहां रेनफॉल बहुत कम होती हो, वो हर एरिया डेजर्ट कहलाती है। तो ऐसी सब जगहों पर भी तमाम तरीके की स्पीसीज का पाया जाना और उनका सरवाइव कर लेना, ये सोच करके सचमुच हम स्पीचलेस हो जाते हैं, सचमुच हम स्तब्ध हो जाते हैं। स्पीचलेस का मतलब स्तब्ध हो जाना। स्तब्ध हो जाने का मतलब कोई अगर आपसे कहे ऐसा होता है और आपको वो विश्वास ना हो, तो मुंह पे हाथ रख लेना, अरे इसे कहते हैं स्पीचलेस हो जाना, स्पीचलेस हो जाना। द ब्यूटी ऑफ गैलोपियन हॉर्स, दौड़ते भागते घोड़ों को देखना, माइग्रेटिंग बर्ड, चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके जा रही है। द वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर, फूल की घाटियों को देखना, जहां डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तमाम अलग अलग टाइप के फ्लावरिंग हो रही है, अलग अलग टाइप के फूल खिले हुए हैं, उनको देखना। और द अटैकिंग शार्क इवोक अवे एंड अ डीप सेंस ऑफ वंडर, कहा गया है अटैकिंग पानी के अंदर पाई जाने वाली शार्क फिश को देखना और उसका नेचर अटैकिंग होना, ये सब देख करके अंदर तक फीलिंग आती है कि यार किस किस जगह पर किस किस टाइप की स्पीसीज पाई जा सकती हैं और उनका सर्वाइवल कैसे हो सकता है। और उनको हम देख पा रहे हैं कि वो अपनी लाइफ को कंप्लीट भी कर रहे हैं। दैट मीन्स केवल टेरेस्ट्रियल एरिया में ही नहीं, मतलब केवल अर्थ पर ही नहीं तमाम तरीके की स्पीसीज पाई जाती हैं, ऐसी ऐसी जगह भी तमाम तरीके की स्पीसीज पाई जाती हैं जहां पर ये आपका सोचना या सोच पाना भी मुमकिन नहीं है कि यहां भी किसी टाइप की स्पीसीज पाई जाती हो। और इन तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज का पाया जाना और उनका सर्वाइव होना सचमुच मुझे अंदर से झकझोर देता है कि इस टाइप की भी स्पीसीज पाई जाती हैं। हम लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो हम ये तो बात करेंगे ना कि कहां कहां स्पीसीज पाई जा सकती हैं, किस किस टाइप की स्पीसीज पाई जा सकती हैं और उनका सर्वाइवल कैसे कैसे हो सकता है। हमारे सराउंडिंग में कितनी डाइवर्सिटी है, कितना वेरिएशन है, इसको तो जानना ही पड़ेगा ना मेरे बेटा। एनसीईआरटी की लाइनों को केवल मात्र पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, उसको फील करना होगा। और अगर फील करके आगे बढ़ोगे, एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होने देंगे, ये दावे के साथ कहते हैं। आइए देखिए, इस लाइन को अगर आपके टीचर ने, किसी टीचर ने समझाया हो तो आप आंसर कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा। मैं आपको प्राइज 100% भेजूंगा कुछ न कुछ। और नहीं समझाया हो तो सीधा समझ लीजिएगा मेरे प्यारे मेरे लाल। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life. Ecological conflict and cooperation, इस अर्थ पर इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब अलग अलग, इस अर्थ पर अलग अलग टाइप की इन्वायरमेंटल कंडीशन का पाया जाना और उस अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंटल कंडीशन के पाए जाने के बावजूद भी तमाम तरीके की स्पीसीज को वो इन्वायरमेंटल कंडीशन का सपोर्ट करना जिससे वो यहां पर सरवाइव कर लेती हैं, वो देख करके जानना। तमाम तरीके के डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स का पाया जाना,
तमाम तरीके के सेल के अंदर तमाम तरीके के मॉलिक्यूल्स का, अलग अलग डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स का पाया जाना, और उस सेल आपस में जुड़ जुड़ कर टिश्यू बनना, ऑर्गन सिस्टम का बनना, और फिर उनका डेवलपमेंट होना, इन सब को सोचने के बाद डीपली रिफ्लेक्ट ऑन, वास्तव में ये सोचना पड़ता है कि वास्तव में लाइफ क्या है। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, इन्वायरमेंटल कंडीशन में तमाम तरीके का विरोधाभास है। कहीं पर ठंडक पड़ रही है, कहीं पर गर्मी हो रही है, कहीं पर लगातार बरसात हो रही है। इन तमाम तरीके की इन्वायरमेंटल कंडीशन का पाया जाना और उन तमाम तरीके की इन्वायरमेंटल कंडीशन में डिफरेंट स्पीशीज का सर्वाइव कर लेना, सेल के अंदर तमाम तरीके के डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स का पाया जाना और उन डिफरेंट सेल्स का अलग अलग तरीके से वर्क करना, ये सब चीजें सोच करके और उनके सेल्स का आपस में जुड़ करके टिश्यू बनाना, टिश्यू से ऑर्गन होना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट होना, ये सब सोच करके ये लगता है कि ये जीवन वास्तव में क्या है और ये जीवन कैसे बना है, वास्तव में जीवन क्या है, ये सोचना पड़ता है। द क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट का मतलब इसके अंदर निर्विवादित रूप से, इम्प्लिसिट का मतलब इसके अंदर जब इतनी सारी बातें देखते हैं कि डिफरेंट तरीके के इन्वायरमेंटल कंडीशन का पाया जाना, डिफरेंट तरीके के स्पीशीज का पाया जाना, एक इन्वायरमेंटल कंडीशन कोई किसी स्पीशीज को सरवाइव करने के लिए सपोर्ट करती है और वही इन्वायरमेंटल कंडीशन किसी स्पीशीज को सपोर्ट नहीं करती है। आखिर में ऐसा क्या है किसी जीव के अंदर कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशन उसे सपोर्ट कर रहा है, और उसी जीव के अंदर, ऐसी सेल के अंदर क्या मॉलिक्यूल्स हैं जिसके नाते वो किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन में नहीं सरवाइव कर पा रहा है। इन सब बातों को सोचने के बाद, जिसमें फिर कोई विवाद नहीं रह जाता है, निश्चित तौर पर यह बात आती है, दो क्वेश्चन दिमाग में आता है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन टेक्निकल वंस एंड सीक आंसर, व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग। आखिर में क्या है, किस बेसिस पर किसी को लिविंग बोला जाता है और किस बेसिस पर किसी को नॉन लिविंग बोला जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एंड द सेकंड इज फिलोसॉफिकल वंस एंड सीक आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज। और दूसरा क्वेश्चन है कि वास्तव में लाइफ का, जीवन का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। और देखो, आप साइंस पढ़ रहे हो, एक साइंटिफिक नेचर के होने के नाते आपको इसमें नहीं जाना है, आपको इस बात में नहीं पढ़ना है कि लाइफ का पर्पस क्या है। सबके लाइफ का पर्पस अलग अलग है। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई पीसीएस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई परचून की दुकान खोलना चाहता है, कोई हॉस्पिटल चलाना चाहता है, कोई होटल मैनेजमेंट में जाना चाहता है। सबके लाइफ का पर्पस अलग अलग है। कोई किसी के दूसरे का सपोर्ट करने की नीयत से आगे बढ़ता है, कोई केवल अपना पेट भरना चाहता है। सबके लाइफ का पर्पस अलग अलग है। इसमें आप मत घुसिए, आप इसमें आइए। जिसको आपसे, जो नीट पे आपको सेलेक्ट कराएगा कि सचमुच आखिर में ऐसा क्या है कि किस बेसिस पर किसी को लिविंग बोला जाता है और किस बेसिस पर किसी को नॉन लिविंग बोला जाता है, आप इस क्वेश्चन पर आइए ना, इस क्वेश्चन पर आइए। एज अ साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। वो खुद ही कह रहा है, हम सेकंड क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि आखिर में लिविंग किसे कहते हैं। लिखा है, वी ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लिविंग किसे कहा जाता है। तो आपको पता है लिविंग किसे कहा जाता है। अगर आपको पता है लिविंग किसे कहा जाता है, तो आप ये जानने की कोशिश करिए, ऐसे कोई भी लोग, जो लोग रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, ऐसे कोई भी लोग जो लोग मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, ऐसे कोई भी लोग जिनमें कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी होती है, ऐसे कोई भी लोग जिनमें ग्रोथ देखने को मिलती है, ऐसे कोई भी लोग जिसमें इंटरेक्शन की प्रॉपर्टी होती है, उनको लिविंग कहा जाता है। मेरे लाल, लिविंग कहा जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया है, एक लिविंग का कैरेक्टर होता है और एक लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है। लिविंग का कैरेक्टर किसे कहेंगे, कौन लिविंग के अंदर क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं? तो लिविंग के अंदर ग्रोथ भी हो सकता है, रिप्रोडक्शन भी हो सकता है,
मेटाबॉलिज्म भी हो सकता है, कॉन्शियसनेस भी हो सकता है, इंट्रैक्शन भी हो सकता है, सेल्फ रेगुलेशन भी हो सकता है। ये तमाम तरीके की प्रॉपर्टी लिविंग की हो सकती है, सब लिविंग की प्रॉपर्टी है। लेकिन डिफाइनिंग का मतलब होता है जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो, जिस बात में कोई अपवाद ना हो। दैट मीन्स हम एक कोई ऐसी बात बोल दें जिस बात को बोल देने के बाद पक्का ये कंफर्म हो जाए कि वो लिविंग ही है। तो लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसे किसे कहते हैं? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को छोड़ दो, बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी है सब लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन लिविंग की एक प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। अभी उस पर आपको नहीं जाना है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को छोड़ दो, बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, चाहे वो कॉन्शियसनेस हो, चाहे वो इंटरेक्शन की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो सेल्फ रेगुलेशन की प्रॉपर्टी हो, चाहे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी हो, जितनी भी प्रॉपर्टी है सब की सब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। यानी एक लिविंग का कैरेक्टर देखोगे, एक डिफाइनिंग कैरेक्टर देखोगे। लिविंग का कैरेक्टर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ रेप्लिकेशन, ये सब का सब आएगा लिविंग में। लेकिन डिफाइनिंग कैरेक्टर लिविंग का क्या होगा? उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नहीं आएगा, उसमें मेटाबॉलिज्म आएगा, कॉन्शियसनेस आएगा, सेल्फ रेप्लिकेशन आएगा, इंटरेक्शन आएगा, ये सब प्रॉपर्टी आएगी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आएगा। ये सब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। और उस डिफाइनिंग में भी सबसे मजबूत आधार लिविंग के डिफाइनिंग का क्या होगा? अगर किसी के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो पक्का है लिविंग ही होगा। अगर किसी के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो पक्का है लिविंग होगा। जितने भी डिफाइनिंग कैरेक्टर हैं लिविंग के, उनमें सबसे बेहतर डिफाइनिंग कैरेक्टर कौन होगा? मेटाबॉलिज्म सबसे बेहतर डिफाइनिंग कैरेक्टर होगा। यह बात आपको ध्यान करके चलनी है। मेटाबॉलिज्म का मतलब बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चलती हैं उसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये सब होता है, वहां हमें नहीं जाना है। हम चैप्टर पर चल रहे हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाना है, आपको सिखाना है। हम सबकी सीट दे देंगे, आप देख लीजिएगा। जरा अंदर आ जाइए। कोई है? कोई है? यहां बोलिए, लैपटॉप से ही करें। सॉरी, थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, लेकिन आगे कंटिन्यू रहेगा। कुछ मेरे लैपटॉप पर कुछ आ रहा था तो मैंने थोड़ा उसको सोचा सही करा देते हैं। अभी क्या है, अभी देख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग लिविंग का कैरेक्टर की बात कर रहे थे, डिफाइनिंग कैरेक्टर की बात कर रहे थे, वो आप समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग बात करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड हमको जानना है कि हमारे इस अर्थ में जो तमाम तरीके के डिफरेंट टाइप की स्पीसीज पाई जा रही हैं वो कितनी ज्यादा संख्या में है, वो डाइवर्सिटी है। उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है, इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड, योर पेट्स और अदर एनिमल एंड प्लांट। कहा गया है अगर आप अपने सराउंडिंग में देखोगे तो तमाम डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। जो आप तमाम तरीके के एनिमल्स को घर पर पालते हो, जो तमाम तरीके के एनिमल्स आप जो है आपको बाहर देखने को मिलते हैं, इन सब के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग में तमाम डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। There are also several organisms that you cannot see with your naked eyes। कहा गया है यहां तमाम तरीके के ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। दैट मीन्स उनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। और देखिए क्या लिखा, बट दे आर ऑल अराउंड यू, ये सब हमारे सराउंडिंग में पाए जाते हैं। इफ यू वर इंक्रीज एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। यहां थोड़ा रुकना होगा। कहा गया है अगर आप अपनी एरिया बढ़ाओगे, अपने चारों तरफ की एरिया बढ़ाओगे,
तो आपको नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। इसका कहने का मतलब यह है कि आप अपने घर को देखोगे तो वहां जितनी स्पीसीज पाई जाएंगी उसके कंपेयर में अपने आप गार्डन को देखोगे तो वहां ज्यादा स्पीसीज पाई जाएंगी। गार्डन के कंपेयर में अगर आप फॉरेस्ट को देखोगे तो वहां ज्यादा स्पीसीज पाई जाएंगी। कहने का मतलब यह है आप अपने क्रॉप फील्ड को देखोगे, जहां आप खेती करते हो तो वहां ज्यादा स्पीसीज पाई जाएंगी। कहने का मतलब यह है आप एरिया बढ़ाओगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी। क्वेश्चन ये है कि जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है? तो आप कहोगे साइज ऑफ एरिया पर डिपेंड करती है। जी हाँ, स्पीसीज डाइवर्सिटी साइज ऑफ एरिया पर डिपेंड करती है, टाइप ऑफ एरिया पर डिपेंड करती है, और तो और एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड पर भी डिपेंड करती है। एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड का मतलब अगर आप समझते हो तो अच्छा है, नहीं समझते तो हम समझाने की कोशिश करते हैं। एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड, हमारे पास अर्थ है, अगर हम अर्थ कहें या सी सरफेस कहें, वहां से माउंटेन की हाइट को मेजर करें तो हम एल्टीट्यूड कहते हैं। और अगर हम अर्थ देखते हैं, अर्थ से ये इक्वेटर है, जहां 0 डिग्री की बात करते हैं, वहां से किसी भी शहर या किसी भी देश की दूरी को मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो लैटिट्यूड कहलाता है। यानी अगर आप सी सरफेस से माउंटेन की हाइट को मेजर करोगे तो एल्टीट्यूड बोलोगे, और इक्वेटर से किसी भी शहर या किसी भी देश की दूरी को मेजर करोगे तो लैटिट्यूड कहलाएगा। जी हां, डाइवर्सिटी एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड पर भी डिपेंड करती है। मैं तो समझाने के लिए यहां तक कहता हूं, यह आपको समझाने के लिए क्वेश्चन नहीं है। एटीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल्टीट्यूड के, यानी आपका जैसा एटीट्यूड होगा, एटीट्यूड इन द सेंस आपका जैसा भाव होगा, आप वैसी ही जगह जाओगे। आपने अगर सोच लिया कि हम मेडिकल कॉलेज नहीं जा सकते, मम्मी पापा कोई दुकान खुलवा देंगे, मूंगफली का ठेला लगा लेंगे, तो आप वही करते रह जाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर भाव है, आप अच्छा करोगे तो 100% आप अच्छा करोगे, फिर उसको कोई नहीं रोक पाएगा। एटीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल्टीट्यूड के, यानी जैसा आपका एटीट्यूड होगा, जैसा आपका भाव होगा, उतनी ही ऊंचाई पर आप जाओगे, इसमें कोई शक और की बात नहीं रह गई। यानी कहने का मतलब आप कितनी हाइट पर जाना चाहते हो वो एल्टीट्यूड को बताता है, और किसी शहर या किसी देश की दूरी को आप मेजर करते हो इक्वेटर से, वो लैटिट्यूड। तो क्या सर इतनी ही बातों पर? नहीं, साइज ऑफ एरिया, टाइप ऑफ एरिया, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, टाइप ऑफ सॉइल, इन सब पर भी डिपेंड करता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान करना है, साइज ऑफ एरिया जब आप बढ़ाओगे ना, तो एक लिमिट तक इस बात को दिमाग में रखना है कि एक लिमिट तक ही साइज ऑफ एरिया को बढ़ाने पर स्पीसीज नई नई मिलेंगी, इसके बाद फिर वही पुरानी स्पीसीज रिपीट होना चालू हो जाएंगी। साइज ऑफ एरिया बढ़ाने पर स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी। जी हां। टाइप ऑफ एरिया, जी, कश्मीर की बात कर लो और यूपी की बात कर लो, दोनों में डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है? जगह दोनों है। क्यों? क्योंकि वहां का इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग है, यहां का इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग है। वहां डिफरेंट टाइप की स्पीसीज पाई जाएंगी, जो इस इन्वायरमेंटल कंडीशन को अडॉप्ट की हैं वो सर्वाइव करेंगी, और यहां पर डिफरेंट टाइप की इन्वायरमेंटल कंडीशन पाई जाए है, यहां वो स्पीसीज पाई जाएंगी जो इस इन्वायरमेंटल कंडीशन को अडॉप्ट करेंगे। टाइप ऑफ सॉइल, हमारी ही अपने एक एरिया में अलग अलग तरीके की मिट्टी है, तो वहां अलग अलग तरीके के प्लांट ग्रो करते हैं। तो टाइप ऑफ एरिया, टाइप ऑफ जो है सॉइल, इन सब पर भी स्पीसीज डाइवर्सिटी डिपेंड करती है। ये बात आप ध्यान करके चलोगे। हाँ, ये बात तय है कि अगर एरिया बढ़ाओगे एक लिमिट तक तो स्पीसीज आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी, स्पीसीज डाइवर्सिटी आप बढ़ के मिलेगी। और कहा गया है जो आपको दिखता है उसके अलावा भी तमाम तरीके की स्पीसीज हमारे सराउंडिंग में ऐसी भी है जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। दैट मींस उनको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब पता चलेगा। ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट डेंस फॉरेस्ट, देखिए आ ही गया, अगर आप डेंस फॉरेस्ट को देखोगे you would probably see a much greater number and kind of living organism in it। आप क्रॉप फील्ड को देख रहे हो, जहां आप खेती करते हो, वहां की डाइवर्सिटी कुछ होगी, लेकिन आप फॉरेस्ट को देखोगे वहां की डाइवर्सिटी कुछ होगी। और फॉरेस्ट में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट हैं। अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करोगे तो सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी कहां देखने को मिलती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जो इक्वेटर के सबसे पास होता है। इक्वेटर के सबसे पास
0 से 20 डिग्री नॉर्थ और 0 से 20 डिग्री साउथ चलोगे तो वो जो एरिया होती है उसे ट्रॉपिकल एरिया बोला जाता है, और वहां पर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोला जाता है। यहां सबसे ज्यादा स्पेसिफिक डायवर्सिटी देखने को मिलती है। आप ये पूछोगे क्यों, इसको हम इकोलॉजी में बताएंगे क्यों। वैसे आपको हल्का फुल्का बता देते हैं, ज्यादा रेनफॉल है, ज्यादा लाइट है, जिसके नाते ज्यादा एनर्जी है, तो ज्यादा वहां पर ज्यादा डिस्टर्बेंस वहां कम है, इस नाते वहां पर स्पेसिफिक डायवर्सिटी भी क्या है बोलो, ज्यादा है। जहां डिस्टर्बेंस ज्यादा होगी वहां स्पीसीज नहीं ज्यादा सरवाइव कर पाएंगी, तो नहीं सरवाइव कर पाएंगी तो डायवर्सिटी भी नहीं बढ़ पाएगी। इस बात को आपको ध्यान करके चलना है। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म, आप जो अलग अलग टाइप के प्लांट को देखते हो, एनिमल्स को देखते हो, या किसी भी तरीके के जीव को देखते हो, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज को। जितने भी डिफरेंट टाइप के आप प्लांट देखते हो, वो हर प्लांट, हर एनिमल अलग अलग टाइप के स्पीसीज को बताता है। आपने गुआवा का प्लांट देखा, वो एक अलग स्पीसीज है। आपने मैंगो का प्लांट देखा, वो एक अलग स्पीसीज है। हाँ, मैंगो में तमाम वैरायटी है, वो स्पीसीज नहीं बदली है, वो मैंगो ही है, वो स्पीसीज नहीं बदली। लेकिन अगर डिफरेंट नीम का प्लांट देखते हो तो अलग है। कहने का मतलब यह है कि अलग अलग, जितने भी अलग अलग आप जीव देखते हो, वो सब अलग अलग स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को आपको ध्यान करके चलना है। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज, ये इंपॉर्टेंट बात आई जिसको आपको ध्यान करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी स्पीसीज अभी तक हम लोग डिस्कवर कर पाए हैं, क्या इतनी ही स्पीसीज इस यूनिवर्स में कुल है? नहीं, बहुत ज्यादा है, बहुत 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 ज्यादा है। लेकिन हम कितना अभी डिस्कवर कर पाए हैं, तो हम बताएंगे 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक हम लोग डिस्कवर कर पाए हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, 1.7 to 1.8 मिलियन का मतलब है 17 से 18 लाख टाइप की स्पीसीज। 17 से 18 लाख स्पीसीज ही नहीं ना, 17 से 18 लाख टाइप की स्पीसीज को हम लोगों ने डिस्कवर किया है, जिसमें 12 से 13 लाख टाइप के एनिमल है और 4 से 5 लाख टाइप के प्लांट है। ये बात आपको ध्यान करना है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि टोटल अभी हम लोग कितनी स्पीसीज को डिस्कवर कर पाए हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन, 1.7 to 1.8 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख के होता है, तो 1.7 to 1.8 मिलियन बोलोगे तो आपको कहना होगा 17 से 18 लाख टाइप की स्पीसीज। 17 से 18 लाख स्पीसीज नहीं, 17 से 18 लाख टाइप की स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें से 12 से 13 लाख टाइप के एनिमल्स हैं और 4 से 5 लाख टाइप के प्लांट की स्पीसीज को अभी हम लोगों ने डिस्कवर किया है। और इसी को कहते हैं मेरे लाल बायोडाइवर्सिटी। इसी को क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब वेरिएशन, डिफरेंस। इतने लिविंग थिंग्स में इतना ज्यादा डिफरेंस है, मतलब इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज पाई जाती हैं। तो आपसे कुल पूछा जाएगा कितनी स्पीसीज है, आपको बताना है 1.7 to 1.8 मिलियन डाइवर्सिटी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या स्पीसीज डाइवर्सिटी साइज ऑफ एरिया पे डिपेंड करती है? जी हां, साइज ऑफ एरिया पे डिपेंड करती है। क्या टाइप ऑफ एरिया पे डिपेंड करती है? जी हां, टाइप ऑफ एरिया पे डिपेंड करती है। क्या एल्टीट्यूड लैटिट्यूड पर डिपेंड करती है? जी हां, एल्टीट्यूड लैटिट्यूड पर डिपेंड करती है। क्या क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करती है? जी हां, क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करती है। क्या टाइप ऑफ सॉइल पर डिपेंड करती है? जी हां, टाइप ऑफ सॉइल पर डिपेंड करती है। क्या अलग अलग तरीके के बायोम पर डिपेंड करती है? जी हां, अलग अलग तरीके के बायोम पर डिपेंड करती है। कुल मिलाकर के आपसे पूछा जाए कितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, 1.7 to 1.8 मिलियन। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, मतलब 17 से 18 लाख टाइप की स्पीसीज, जिसमें से 12 से 13 लाख टाइप के एनिमल है, 4 से 5 लाख टाइप के प्लांट हैं। ये आपको ध्यान करना है। और मेरे लाल, इसी को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। आगे देखिए क्या लिखा है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर प्रेजेंट हैं, उन्हीं को बायोडाइवर्सिटी कहा गया है। We should remember here that as we explore new area, कहां से? And even old ones, अगर हम किसी पुरानी जगह से नई जगह पर हम जाते हैं तो न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड। नए नए ऑर्गेनिज्म हमें लगातार मिलते रहते हैं। आप अपने गांव से चले होंगे तो गांव में अलग टाइप की स्पीसीज दिखी होंगी, शहर में आने के बाद अलग चकाचौंध दिखा होगा। लेकिन एक बार जब आप शहर में रहने लगे होंगे
तो फिर अब एक शहर से दूसरे शहर आप जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा। कहने का मतलब जब कभी भी हम एक जैसी एरिया से किसी नई एरिया में जाते हैं तो हमें नई स्पीसीज आइडेंटिफाइड होती हैं, मतलब नई स्पीसीज दिखाई पड़ती हैं। तो कहने का मतलब हमें एक नई स्पीसीज और एड ऑन होती हुई दिखाई पड़ती है, ये आपको जानना है। As stated earlier, there are millions of plant and animals in the world. We know the plant and animal in our own area by their local names. मैं आपको बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। आपके सराउंडिंग में आप जहां रहते हो जो तमाम तरीके के प्लांट, तमाम तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं, आपके यहां के लोग तमाम तरीके से उनको लोकल नाम से बुलाते हैं। आप सोचो पहले, एक तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, इतनी ज्यादा वेरिएशन, इतने टाइप की स्पीसीज का नेचर में पाया जाना, और उसमें एक ही स्पीसीज को अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से बुलाया जाना, तो कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अब तो यार ये समझ से बाहर की बात हो गई। एक तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, 100 लोगों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल का काम है। 17 से 18 लाख टाइप के लोगों को मैनेज करना, और उनमें से एक ही का कई कई नाम होना। मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाता हूं। मैं बेंगलोर गया और मैं 12th जस्ट पास किया था पेपर देने के लिए। पहले जो आपका नीट का पेपर होता था उसके सेंटर बाहर बाहर होते थे, लोकल एरियाज में उसके सेंटर नहीं होते थे। बेंगलोर गया, वहां पर या तो कन्नड़ भाषा या तो इंग्लिश उतनी आती नहीं थी। वहां हम गए, हमारे साथ गांव के एक लोग और गए, हम दोनों लोग ट्रेन से बेंगलोर पहुंचे। पहुंचने के बाद हम लोगों ने होटल लिया, वहां रुकने के बाद हम लोगों ने होटल में खाना मंगाया। खाना जब वहां मंगाए तो पता लगा 2 लोगों का खाना, मतलब बहुत पहले की बात है, 2 लोगों का खाना आप ये मान के चलो कि करीब हमें लगता है 700 रुपए के आसपास हुआ। अच्छा, मुझे जानकारी नहीं थी, वहां जो रोटियां बनती बहुत बड़ी बड़ी बनती, तो जो हमारे साथ वो ज्यादा खाते तो मैंने उनके लिए कहा 7 रोटी। मुझे अपने लिए, तो मैं भी उस समय ज्यादा खाता, तो मैंने कहा मेरे लिए 3 रोटी। अब वो होटल वाला कहा नहीं इतना मत मंगाइए, आप नहीं खा पाएंगे। तो हमें लगा कि ये लोग हम लोगों को जानते नहीं, ये लोग क्या जाने, शहर के लोग हैं। हमने जो है मंगा लिया और 700 के आसपास पड़ा पूरा टोटल खाना वाना, जो दाल चावल सब्जी सब मंगाया। तो हम लोग होटल में बैठ के सोचने लगे कि लगता है होटल वाला हमको लूट रहा, क्योंकि नैरो माइंडेड गांव से निकले हुए, तो लगता था यार, मतलब दिमाग में एक ही बात रहती है, नहीं कोई लूट रहा है। वो भले ही क्यों ना उसका पैसा उतना ही पड़ा हो, लेकिन दिमाग में ये बात आ गई। पहली बार इतने बड़े शहर में गए थे तो लग रहा था कि यार कोई लूट रहा है। तो हमने कहा अब हम लोग होटल चल के खाएंगे। होटल में हम लोग गए सुबह। अब वहां यार सब, जिस होटल में हम लोग गए खाने के लिए, वहां सब कन्नड़ भाषा में लिखा था, सब कुछ कन्नड़ भाषा में लिखा था। एक चीज मैं पढ़ पा रहा था, उसमें आलू का पराठा लिखा था। तो मैंने कहा यही खाते हैं, और तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरा, नॉनवेज हम खाते नहीं, तो थोड़ा और मन में ये आता था कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और खिला दे। तो हमने कहा कि यही खाते हैं। उससे जब मैंने बोला आलू के पराठे के लिए, तो उसने कहा सर ये शाम को मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। हमने कहा अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वहां खड़े थे, एक विप्रो कंपनी में जॉब करने वाला लड़का था, वो मिला, उसने, वो एमपी का था, तो एमपी और यूपी में लगभग एक जैसी चीजें कॉमन होती हैं। तो समझ गया कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। उससे पूछा क्या क्या दिक्कत है, कुछ नहीं समझ पा रहे हो? हमने कहा नहीं, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहा क्या खाओगे? हमने कहा तुम जो खाओगे। उसने कहा अच्छा। तो वो मंगाया अपना ऑर्डर, उसमें छोला भटूरा था, उस छोला भटूरा खा रहा था वो। हमने कहा ये मंगा दो। तो कहा कि जाके ऑर्डर करिए। हमने कहा जाए छोला भटूरा बोले। उसने कहा छोला भटूरा बोलना नहीं है, मुसल्ला पूरी कहना है। क्या कहना है? मुसल्ला पूरी। अब आप सोचो, आप क्या छोला भटूरा है, छोला भटूरा ही, लेकिन उसे बोला जा रहा है मुसल्ला पूरी। अब अगर मुझसे सचमुच कोई ये कह देता मुसल्ला पूरी खाओगे, तो हम तो वहां से चले आते, खाते नहीं, हमें पता नहीं क्या खिला रहे भैया, चलो यहां से। मैंने जब कहा मुसल्ला पूरी दो, तो मुझे वो छोला भटूरा मिल गया खाने के लिए। कहने का मतलब ये है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा, एक ही स्पीसीज का लोकल एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से एक ही स्पीसीज को बुलाया जा रहा है। तो कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो डाइवर्सिटी तो बहुत ज्यादा है। वही बात कह रहा है, जब हमने तमाम तरीके के प्लांट को देखा, तमाम तरीके के एनिमल्स को देखा, तो एक बात हमने और देखा। देखो, जब कोई काम करोगे प्रॉब्लम तभी आएगी। जब हम इस पर चर्चा करना शुरू किए कि डाइवर्सिटी ज्यादा है, तो प्रॉब्लम फेस होने लगी कि यार डाइवर्सिटी जो है वो तो है, लेकिन एक ही स्पीसीज का एक कितना कितना नाम। जैसे आपको बहुत नाम से बुलाया जाता होगा, आपके घर वाले एक अलग नाम से बुलाते होंगे, आपका एक मार्कशीट पर नाम होता वो होगा, और एक नाम कोई और रखा होगा, एक नाम कोई और रखा होगा। आपके तो कई नाम होंगे ना।
है कि नहीं है? जो कोई बहुत प्यार से भी बुलाता होगा, एक नाम आपका रखा होगा, जो केवल वही बुलाता होगा और आप ही समझते होंगे, ऐसा है ना? एक ही का कितना कितना नाम, तो डाइवर्सिटी तो होगी कि नहीं होगी? होगी। और कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो वही बात है, एक ही अलग अलग नाम से। दीज लोकल नेम वुड वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये लोकल नेम एक एरिया से दूसरे एरिया में बदलते हैं। बेंगलोर में छोले भटूरे को मुसल्लापुरी कहा जा रहा है और हमारे यहां छोला भटूरा कहा जा रहा है। अरे छोड़ो यार, इन सब वहां नहीं जाने की जरूरत है। आप लखनऊ में ही देख लो, कोई कहता पानी पूरी खाएंगे, कोई कहता बतासे खाएंगे, कोई कहता है फुचके खाएंगे। हमारे यहाँ फुचका बोला जाता है, अरे हम लोग गांव के हैं ना, तो फुचका बोल दिया जाता है। कोई कहता है पानी पूरी खाएंगे, कोई कहता है बतासे। हमारे यहाँ बतासे मांगेंगे तो चीनी वाला जो बनता है वो मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब यह है कि एक ही नाम है लेकिन अलग अलग तरीके से है, प्लेस टू प्लेस वेरी कर रहा। इवन विद इन अ कंट्री probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find way and means to talk each other to refer to organism we are talking about. अगर हमने इसका कोई प्लान नहीं किया तो ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये कंफ्यूजन और बढ़ने वाला है कि कैसे इस डाइवर्सिटी को समझा जाए, कैसे इस डाइवर्सिटी को जाना जाए। एक ही स्पीसीज का अलग अलग नाम और एक ही स्पीसीज का अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम, तो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो रहा था। इसके लिए एक रास्ता ढूंढा जाए, इसका एक सोल्यूशन निकाला जाए, कैसे इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए। इसका सोल्यूशन भी निकाला गया, इसका रास्ता भी ढूंढा गया, और इस रास्ते को और इस सोल्यूशन को हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे कि कैसे डाइवर्सिटी को, जो डाइवर्सिटी में तमाम तरह के कंफ्यूजन आ रहा था, प्लेस टू प्लेस लोकल एरिया में अलग एक ही स्पीसीज को अलग अलग नाम से जाना जा रहा था। एक तो डाइवर्सिटी ऊपर से ज्यादा थी, एक ही स्पीसीज का दूसरी तरफ एक ही स्पीसीज का अलग अलग नाम था। उस कंफ्यूजन, इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। उस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले लेक्चर में आपको जरूर बताएंगे, और वो आपके नीट का क्वेश्चन भी होगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।